नमस्ते राजस्थान, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सोमवार शाम श्री गंगानगर में जी राजस्थान की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। इस दौरान जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की। पेश है ये संवाद। कानून मंत्री के तौर पर पूरे देश ने आपको संसद में अपना प्रदर्शन करते देखा है, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है मेघवाल सर कि गंगानगर में आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है अश्वनी वैष्णव जी से, सिविल एविएशन मंत्री जी भी आपके मित्र हैं और मोदी जी आपकी कोई बात टालते नहीं हैं। तो आप मुझे बताएं कि कब तक एयरपोर्ट, क्योंकि अभी जब हम वक्ताओं की बात सुन रहे थे तो सभी लोग कह रहे थे कि साहब एयरपोर्ट होना चाहिए, तो एयरपोर्ट को लेकर के आपकी क्या रणनीति है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी साहब बोल के गए और हमारे सादुल शहर के माननीय विधायक गुरवीर जी भी बोल के गए, लेकिन गुरवीर जी को शायद मैं याद दिलाऊं कि हम एक जगह अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे, शायद सादुल शहर में, वहाँ बैठे थे तो एक विषय आया कि श्री गंगानगर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। तो उनके साथ जो स्टाफ था उसने कोई पर्ची दी, उसमें लिखा हुआ था कि सूरतगढ़ भी वहाँ एयरफोर्स की जगह है तो वो भी जुड़ सकता है। तो हम दोनों ही इस मत के थे कि अगर लालगढ़ में जहाँ पहले स्ट्रिप बनी और सुप्रीम अलायंस एयर के लोगों ने शुरू किया काम, किसी कारण से कोई छोटी सी घटना हुई, कोई टेक्निकल, और वो बंद हो गया, उस जगह को अपन डेवलप करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, उनके मन में एक और इनपुट चल रहा था, लेकिन हम दोनों एक मत के थे। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एयर स्ट्रिप बनी हुई है, तो हमें भी पता था कि भारत सरकार ने एक स्कीम भी मंजूर कर रखी है, आपको तो थोड़ा सा पैसा देना 8 करोड़, बाकी सारा पैसा भारत सरकार देने वाली है। तो मुख्यमंत्री जी मान गए और जल्दी ही श्री गंगानगर जिले को एयर कनेक्टिविटी से हम जोड़ेंगे लालगढ़ में। शायद लालगढ़ ही स्थान है ना, लालगढ़ में। तो ये आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये सौगात जल्दी ही श्री गंगानगर को मिलने वाली है। जोरदार तालियां बनती हैं मंत्री जी। सर, अश्वनी वैष्णव जी से तो आपकी बहुत बनती है, मैंने कई बार देखा। नहीं, मेरी दुश्मनी किसी से है ही नहीं, मेरी दोस्ती है। तो फिर ये जो आपने जो सीमावर्ती इलाका है जी, यहाँ पर तो पूरा ट्रेन कनेक्टिविटी हो रही है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। वंदे भारत की लोग बात करते हैं कि वंदे भारत की अगर सेवाएं हमको यहाँ मिल जाए। ट्रेन में यहाँ 2 तरह की डिमांड आती है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसा है, श्री गंगानगर जिले का ही पार्ट है, जैसे अनूपगढ़ है, तो वहां तो अभी रेल है ही नहीं, तो एक डिमांड आती है नई रेल की लाइन बिछे वहां। हमारे अनूपगढ़ के भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये डिमांड आती है। दूसरी आपने कहा कि वंदे भारत ट्रेन कई जगह से चली, श्री गंगानगर से भी चले। इस सिलसिले में वॉशिंग लाइन का काम हनुमानगढ़ में भी हो रहा है और वॉशिंग लाइन का काम सूरतगढ़ में भी हो रहा है, और मेरे बीकानेर शहर में लालगढ़ जंक्शन पे भी वॉशिंग लाइन, 3 वॉशिंग लाइन बन रही है। जैसे ये बनेगा, अभी अश्वनी वैष्णव जी आए थे बीकानेर, वहीं से घोषणा करके गए कि हम गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और बीकानेर को देश के हर हिस्से से जोड़ेंगे और अच्छी से अच्छी ट्रेन देंगे, वहीं से घोषणा करके गए। करीब उन्होंने कहा था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 20 से 22 ट्रेन हम देंगे। सर, अमित शाह जी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों पे गए थे, तब कई मुद्दों पर बातचीत हुई। चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका संवेदनशील है
और ऐसे में हम अक्सर ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि कभी ड्रोन से तस्करी, कभी ड्रोन से हथियार गिराना, और पिछले दिनों की मैं बात करूं तो गंगानगर में ये घटनाएं बहुतायत से हुई। तो इनको रोकने के लिए किस तरीके के उपाय आपको लगता है कि किए जाने चाहिए? देखिए, अभी गृह मंत्रालय ने एक नीति बनाई है और उसी का ही अवलोकन करने या उसकी समीक्षा करने हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीकानेर भी आए थे, फिर सांसू करके एक पोस्ट है जी, वहाँ भी गए थे। 50 किलोमीटर सीमा से 50 किलोमीटर की सीमा तक हम इसको सुरक्षित जोन करेंगे। अब उसको सुरक्षित करेंगे, वहाँ के रहने वाले नागरिकों को भी जागरूक करेंगे। नशे की प्रवृत्ति है तो उसको भी, जैसे ये बिटिया भी आई थी ना, एक वो बच्ची आई थी, बैठी भी है, जानी तो नाम क्या है इसका? लक्षिता, लक्ष्य, इसका भी लक्ष्य ठीक है। और ये प्ले करके सर लोगों को जागरूक कर रही है। अगर ऐसे नागरिक और हो जाए 2-4 तो जल्दी ही नशे के विरुद्ध एक वातावरण बनेगा। बिल्कुल ठीक। आपको भी चड्डा जी और चांडक जी को लगना चाहिए इसमें। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने में ये लक्ष्य कर, इसको पूछा गया, शायद मेरे ख्याल में टीटी साहब ने पूछा कि भाई तुम क्या बनेगी, तो इसने कहा मैं आगे चल करके कलेक्टर बनूंगी। ये नहीं कहा कभी बन जाऊंगी। इसका मतलब लक्ष्य ठीक है इसका। आ जाओ बेटा, आ जाओ सर, ये तो बिटिया आई गई। तो ऐसे नागरिक तैयार हो रहे हैं नशे के विरुद्ध प्ले करने के लिए, वातावरण बनाने के लिए। तो ये तो बहुत ही सकारात्मक आप एक पहल हम देख रहे हैं, और यही काम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करने के लिए आए थे जी, कि कुछ भी करना पड़े, नशा रोकना है भावी पीढ़ी को बचाने के लिए। और यही कर रहे हो ना बेटा, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू जी। सर, अब आपके मंत्रालय पे मैं आता हूँ। पूरे देश में बहस चल रही है 2026 के बाद परिसीमन को लेकर। तो संसद का जो शीतकालीन सत्र है, क्या आपको लगता है कि सरकार उसमें बिल लाएगी? देखिए, जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं और जागरूक नागरिक भी आज आपके इस प्रोग्राम में बैठे हैं। आपने शानदार प्रोग्राम किया मनीष जी, उसके लिए भी आपको और आपकी टीम को भी बधाई। ये सवाल भी बहुत समसामयिक है। अभी हमारा जो मानसून सत्र था उसमें हंगामा भी हुआ, उससे पहले बजट सत्र था, उसमें भी हम प्रयास कर रहे थे। ये डिलिमिटेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये विषय था। फिर हमने एक्स्ट्रा 3 दिन का सेशन भी बुलाया। सरकार इस सिस्टम को ऑन रखे हुई है कि भाई कैसे करके इसको आगे बढ़ाना। अब कुछ लोग पूछते हैं, मेरे को, आपको भी पूछते हैं, इनको भी पूछते होंगे कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया तो लागू क्यों नहीं? अब ये मेरे ख्याल में कांग्रेस के लोग या उनके साथ कुछ विपक्ष के लोग अधिनियम को पढ़ा नहीं या समझ में नहीं आया। उसमें 2 कंडीशन डाली हुई है। जब हम 23 में पास कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि जो सेंसस का काम है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन कोविड के कारण इस काम में डिले हुआ। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है ना कि कई बार ध्यान नहीं रहता है, हमारे हाथ में भी नहीं रहता। तो उसमें एक कंडीशन डाली हुई है कि सेंसस आएगा, उसके आंकड़ों के बाद डिलिमिटेशन। अच्छा, संविधान में तो डाला हुआ है, उनको भी पता है कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा। तो हम कौन से साल में चल रहे हैं साहब? ऑब्वियसली 2026। 2026 तो डिलिमिटेशन हमें करना ही पड़ेगा। 71 से हम इसको फ्रीज किए हुए हैं जी, 71 से। अब एक एक एमपी करीब 21 लाख 22 लाख वोटर को डील करता है। बहुत कठिन काम है ना जी। अगर ये संख्या भी कम हो जाए और औसत 15 लाख वोटर की आ जाए तो वो जो एमपी है वो भी अपने नागरिकों के लिए अच्छी सेवा कर सकता है, और नागरिक भी संपर्क में ज्यादा आ सकते हैं जनप्रतिनिधि के। कई तो ऐसे हैं जहां 27-28 लाख वोटर हैं। कहां मिले, किसे मिले? क्योंकि हमने सीटों को फ्रीज कर दिया 71 से।
और उसके बाद लगातार हम 26 में हमने कहा हम खोलेंगे, तो भी 26 लिखा हुआ है ना संविधान में। बिल्कुल ठीक। और जो फॉर्मूला हमने दिया, अब ऐसा ही एक भ्रम फैला दिया कि साउथ के राज्यों की सीटें कम हो जाएगी, और उसमें तर्क नहीं, कुतर्क से बात करनी। जब हमने कहा अभी 50% फॉर्मूला जब लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा, तो उसमें हमारे कांग्रेस के एक नेता हैं जयराम रमेश, उससे मेरी डिटेल में बात हुई। मैंने कहा आपको तकलीफ कहाँ है, 50% कर रहे हैं ना, तो क्या कुतर्क कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा प्रभाव ज्यादा साउथ में है, आपका प्रभाव ज्यादा नॉर्थ में। मैंने कहा डोंट डिवाइड कंट्री इन नॉर्थ एंड साउथ पोल, नो इट्स नॉट गुड। तो उसने कहा लेकिन आप समानोत्तर फॉर्मूला कैसे ला रहे हो? मैंने कहा बताओ केरला की कितनी सीट है? कि केरला की अभी 20 है। तो मैंने 20 में हम 50% बढ़ाएंगे तो कितनी हुई? 10 बढ़ी, 30 हो गई। तो मुझे तुरंत कहते हैं यूपी की कितनी है? मैंने कहा यूपी की 80 है। तो यूपी की कितनी बढ़ेगी? मैंने कहा 40 बढ़ेगी। तो 40 से आपको 120 हो जाएगी? कहाँ 120 हो जाएगी। तो क्या कर रहा है कि केरला की तो 20 से 30 बढ़ी, 10 ही बढ़ी, और यूपी की 80 से 120 बढ़ी, तो बोला 40 बढ़ गई। तो ये तो कुतर्क है भाई। यूपी आज भी 80 है, केरला आज भी 20 है। हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने लोकतंत्र के लिए कहा था 1 पर्सन, 1 पर्सन शब्द यूज कर रहे हैं वो, 1 पर्सन 1 वैल्यू और 1 वोट। अगर 25 करोड़ यूपी में जनसंख्या है तो भाई साहब लोकसभा की सीटें तो ज्यादा ही होगी भाई साहब, कम कैसे होगी? उनके समझ में आते हुए भी वो बिना समझ बन रहे हैं और कुतर्क दे रहे हैं। लेकिन डिलिमिटेशन की प्रक्रिया का सिस्टम ऑन है। हम लगातार विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें संविधान में कुछ संशोधन इसके लिए करना पड़ेगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए, क्योंकि देश की आधी आबादी नारी शक्ति अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। उसमें प्रावधान है लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित होना महिलाओं के लिए, और विधानसभाओं में भी 33% सीटें आरक्षित होना महिलाओं के लिए। महिला शक्ति कहती है कि जल्दी से जल्दी इसको आप पास करो। और मैं तो कल परसों सुन रहा था कि कांग्रेस का कोई सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक महिला बोल रही है कि वो 33% वाला जल्दी पास करो महिलाओं के लिए। तो ये प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए प्रोसेस ऑन है। तो आपने इस फॉर्मूले के जरिए कांग्रेस के लोगों को तोड़ना भी शुरू कर दिया? नहीं, वो बोली, आप वीडियो देख लो, बोल ही रही है जी, उनके मीटिंग में ही बोल रही है। सर अभी जो सत्र खत्म हुआ उसका जिक्र कर रहे थे, तो मुझे याद पड़ता है एक बिल आप लोग लेकर आए कि जो कोर्ट्स में जजों की संख्या है उनको बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में हाँ। खास तौर पे। लेकिन अगर हम देश के लंबित मुकदमों की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है, और ऐसा कहते हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। तो ऐसे में इन मुकदमों को कम कैसे किया जाए? देखिए, आपकी बात में बहुत दम है और विषय भी बहुत, आपने थोड़ा समय देंगे क्या? थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट जब बना था इस देश में 28 जनवरी 1950 को इस देश में पहली सीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 8 जज थे। आज जब हमने जजों की संख्या बढ़ाई है तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 38 जज हो गए जी। ये भी बढ़ते हुए भारत की एक तस्वीर है। वहां कई तरह के मुकदमे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सबरीमाला केस है, बहुत टेक्निकल विषय है, उसके लिए एक बड़ी बेंच बनी है, 9 जज काम कर रहे हैं। तो सबरीमाला केस को जब सुनते हैं तो दूसरे काम जो रूटीन के हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पत्र हमको लिखा, मतलब प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, कि अगर कुछ बड़ी बेंच बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजों की, कुछ 9 जजों की, या 2 जजों का कोई फैसला आ गया, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं अपील होनी चाहिए। अब 5 जजों की बेंच बनने में टाइम लगता है, तो हमें 3 जजों की कुछ डेडिकेटेड बेंच बनाने की आप अनुमति दे दें और कुछ जजों की संख्या बढ़ा दें,
तो जो जनता को सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज़्यादा जो मामले पेंडिंग हो गए हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो इस समय सरकार ने सोचा और लोकसभा के मानसून सत्र में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई, जिससे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या कम होने वाली है। ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, कम होने वाली है। अब आप आ जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में करीब 60-70 लाख के बीच में केसेस पेंडिंग है। पूरे देश में 25 हाई कोर्ट है और कुछ सर्किट बेंच भी है, कुछ परमानेंट बेंच और भी उनकी खुली हुई है। और फिर आ जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 करोड़ 40 लाख के आसपास मामले पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स में 17 लाख के आसपास मामले पेंडिंग हैं लगभग। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में 92,000 के आसपास मामले पेंडिंग है। तो संख्या ये 5 करोड़ से ऊपर जाती है। ये संख्या 5 ऊपर जाती है क्योंकि 440 और कोई ये जो आवक लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कुछ चीजें और जगह भी हैं, ट्रिब्यूनल में भी कुछ चीजें हैं। तो जब 5 करोड़ के आसपास मामले हो गए तो लगा कि इसमें कुछ हमें तेजी से काम करना चाहिए। तो 2 विषय मैं आपको कह रहा हूं। एक, हमने एडीआर का सिस्टम अडॉप्ट किया है और ये भी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ज्यादा किया। एडीआर क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो हम मीडिएशन, जो हमारी एक भारतीय संस्कृति की एक पहचान थी कि कोई विवाद हो गया तो 2 पंचों ने तय कर दिया या 5 पंचों ने तय कर दिया तो जनता ने मान लिया, पंच परमेश्वर प्रणाली के तहत। तो हम मीडिएशन, मध्यस्थता। अब बाप बेटे भी लड़ रहे हैं, कोई पार्टनरशिप है वो लड़ रहे हैं, भाई भाई भी लड़ रहे हैं, तो उसमें कोई मध्यस्थ ढंग का आ जाए, मीडिएटर, तो चीजें सेटल हो सकती है आउट ऑफ द कोर्ट। तो मीडिएशन को हमने जोर दिया है। एक, हमने आर्बिट्रेशन को जोर दिया है और आर्बिट्रेशन के बाद हमने कंसिलिएशन को जोर दिया है, जिसको हम एडीआर बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। एक हमने शुरू किया है अभी अभी, जिसको हम बोलते हैं एजिंग एनालिसिस, कि 40 साल से पहले पुराना मुकदमा कौन सा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। 30 साल से पुराना कौन सा है, 20 साल से पुराना कौन सा है, 10 साल से पुराना कौन सा है, 5 साल से पुराना कौन सा है। तो ऐसे मुकदमों के लिए एजिंग एनालिसिस जब हम करते हैं, जुडिशरी के लोग, विशेष करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, और इवन वो डेटा हमारे को भी उपलब्ध कराते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो जज ट्रायल करने के लिए बैठा है उसको लगता है कि यार ये 20 साल पुराना है, पूछेंगे। पहले कोई पूछता ही नहीं था ना। बिल्कुल। ये बैठे हैं मुकेश जी, इनको पता है। तो जो एजिंग एनालिसिस हमने शुरू किया है और एडीआर का मेथड हम ला रहे हैं और टेक्नोलॉजी का हम इन्वेंशन कर रहे हैं ई सेवा केंद्र के माध्यम से। हर हाई कोर्ट में भी और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ई सेवा केंद्र की एक प्रणाली हमने शुरू की है, जिसमें ई फाइलिंग भी कोई कर सकता है। छोटा कोई विषय है तो वहाँ ई सेवा केंद्र से छोटा आर्गुमेंट भी कर सकता है। तो ये जो हम सुविधाएं तेजी से बढ़ा रहे हैं, इससे पेंडिंग मुकदमों की संख्या कम होने वाली है, निश्चित रूप से कम हो जाएगी। सर, मेरे कान में एक मैसेज आया है अभी कि आपके आगे के 2 कार्यक्रम हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, खासतौर पर जब गंगानगर की धरती पर हूँ। एक ऐसा नाम जहाँ उस शख्सियत का नाम आते ही हम सब फक्र से ये मान बैठते हैं कि ऐसी कोई आवाज़ हो ही नहीं सकती। मैं बात कर रहा हूँ जगजीत सिंह जी की, जिन्हें आप गज़ल सम्राट, भजन सम्राट या जो भी कहें, लेकिन वो एक ऐसी आवाज़ है। सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा यहाँ पर जितने लोग हैं, क्योंकि सबको पता है आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो कम से कम जगजीत सिंह की, सबको पता है क्या? सबको पता है। ये चड्डा जी का है क्या? हाँ। तो सर, मैं चाहूँगा जगजीत सिंह की कोई पसंदीदा पंक्तियाँ आप पहले सबको सुनाएं, फिर मैं सवाल पहले मनीष जी आपको जानकारी दे दूं कि जगजीत सिंह जी का जन्म श्री गंगानगर का है। जी बिल्कुल जी, यहीं के वो रहने वाले हैं सर। और मैं जब काम करता था, या पन्नू जी को पता है, तो एक अस्पताल बनने का प्रोजेक्ट आया
और उस अस्पताल बनने के लिए एक जिला कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बनाई 5 लोगों की। हम चंदा करते थे। एक तो शायद गणेश कटिया जी आपको ध्यान है, कांडा जी के कोई परिवार में थे, कौन से थे, कांडा परिवार में थे एक वो, एक मदन कोचर एडवोकेट महावीर इंटरनेशनल वाले, एक उल्फत राय सैनी जो हमारे पास एक फैक्ट्री चलाते थे, आप जानते हैं उल्फत राय सैनी को, एक मैं था और एक और अधिकारी थे। ऐसे 5 लोगों की कमेटी थी। तो हम मंडियों में चंदा करने जाते थे, भी अस्पताल बनानी है, ये शहर के अस्पताल श्री गंगानगर के बीच में आ गई। और वहाँ ये पीएमओ थे गुप्ता जी, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, है क्या, एमपी गुप्ता, बस आपने एकदम ठीक पकड़ा, उसी जमाने की बात है। वो बोले कहाँ ले जाओगे अस्पताल, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने कहा कि नहीं, ये अस्पताल एकदम बीच में आ गई है, कुछ हादसे भी होने लग गई हैं। तो यहाँ उस समय कलेक्टर थे शायद करणी सिंह जी राठौड़ जी, करणी सिंह जी राठौड़, क्यों मधु जी, करणी सिंह जी थे, करणी सिंह जी राठौड़, उनको है नहीं करणी सिंह जी थे। उनको फोन किया भैरव सिंह जी ने कि भाई अस्पताल जल्दी बनानी है। नहीं, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे साहब, सुनो सुनो, भैरव सिंह जी ही मुख्यमंत्री बन गए थे 93 में, और ये उसी समय का ये वाक्य है, 93-94 का ही, और उसी समय करणी सिंह जी थे शायद। तो चंदा करने जाते हम, कभी कर्णपुर, कभी केसरी सिंहपुर, ये बैठे हैं टीटी साहब, कभी सादुल शहर, कभी हम हनुमानगढ़ भी जाते, सूरतगढ़ भी जाते, कभी लालगढ़ जाटान भी जाते। एक गणेश गढ़िया भी थे अपने रामचंद्र जी, हाँ वो उस कमेटी में थे। तो क्या बटालों के साथ चलो कुछ पैसा लाते हैं, तो ऐसे जाते थे हम। तो एक ने सलाह दी कि आप क्यों चंदा कर रहे हो, किसी मंडी से आपको 50 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके कलेक्टर का, एसपी का, सब अधिकारियों का, ये व्यापारियों का थोड़ा जोर होगा, समझाइश होगी, तो थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, लेकिन अगर आपको अस्पताल बनानी है तो आप जगजीत सिंह जी का शो करा दो। तो मैंने कहा जी शो करा दें, वो तो बॉम्बे रहते हैं, कहाँ बॉम्बे रहते हैं, लेकिन शो करा दो। हमने बात की साहब ऊपर, तो उन्होंने कहा 5 आदमी आप चले जाओ और जगजीत सिंह जी को बुला लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएं, अपना पैसा नहीं लें, तो उनकी हम जो टिकट बांटेंगे उससे जो पैसा आएगा उससे वो आपका अस्पताल बन जाएगा। अस्पताल सूरतगढ़ रोड पे ही है ना, हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रोड पे ये अस्पताल यहाँ से शिफ्ट हुआ। एम के गुप्ता साहब नहीं चाहते थे शिफ्ट हो, उन्होंने डॉक्टरों की हड़ताल करवा दी थी साहब। तो भैरव सिंह जी का बड़ा जोर था कि नहीं शिफ्ट करो, और पैसा चाहिए, तो फिर हम गए बॉम्बे। अब यहाँ वाक्य है आपका जो आप कहना चाह रहे हो जी, बस मैं क्या भी सुनाना है क्या? हाँ, आपको 2-3 लाइनें तो हम 5 आदमी थे। मदन कोचर ने भी शायद जगजीत सिंह जी को बचपन में गोद में खिलाया, उल्फत राय सैनी ने भी खिलाया, मुझे जहाँ तक ध्यान है। हम गए उनके घर में मिलने, उन्होंने कहा अरे भाई बहुत बढ़िया, श्री गंगानगर मेरा तो बहुत प्यारा शहर है, भी मेरा जन्म